जीवन की अनमोल सीख देने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस रहस्यमय कहानी को अंत तक अवश्य सुने। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था कनकपुर। इस धरती पर न्याय करने वाले और दयालु राजा देवराज का राज था। प्रजा बहुत सुखी थी। राज्य में शांति और समृद्धि का वास था। राजा की अच्छी व्यवस्था और धर्म के प्रति लगाव के कारण पड़ोसी राज्यों तक में उनकी प्रशंसा फैली हुई थी। किंतु अब राजा बूढ़े हो चले थे। शरीर कमजोर होने लगा था। चलने में कठिनाई होती थी। पर मन में एक गहरी चिंता लगातार उन्हें सताती रहती थी। राजा देवराज के 3 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था राजकुमार धूर्त सिंह, मझले बेटे का नाम था राजकुमार गर्वेश और सबसे छोटे बेटे का नाम था राजकुमार सत्यप्रिय। तीनों ही राजकुमार शिक्षित थे, युद्ध कला में निपुण थे और देखने में सुंदर थे। लेकिन तीनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बड़े राजकुमार धूर्त सिंह बहुत ही चालाक और चतुर थे। उन्हें हर समस्या का हल निकालना आता था, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से। उन्हें बस अपनी जीत से मतलब था। मझले राजकुमार गर्वेश बहुत ही अभिमानी और घमंडी थे। उन्हें अपनी ताकत और अपने रूप पर बहुत गर्व था। वे हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार सत्यप्रिय का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे बहुत ही सरल, सच्चे और भोले मन के थे। उन्हें झूठ बोलना आता ही नहीं था। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी क्योंकि वे हमेशा सबकी मदद करते थे। लेकिन उनके दोनों बड़े भाई उन्हें मूर्ख समझते थे। धूर्त सिंह अक्सर कहते थे, अरे सत्यप्रिय, तुम तो बिल्कुल भोले भाले हो। इस दुनिया में झूठ बोलना भी जरूरी होता है। सच्चाई हमेशा काम नहीं आती। गर्वेश भी हंसते हुए कहते, हाँ भाई, तुम तो बच्चों जैसे हो। राजा बनने के लिए चालाकी और ताकत दोनों चाहिए। तुम्हारी सच्चाई से कुछ नहीं होगा। राजा देवराज इन सब बातों को ध्यान से देखते रहते थे। उन्हें अपने तीनों बेटों से बहुत प्यार था। लेकिन वे चिंतित थे कि उनके बाद कनकपुर का राजा कौन बनेगा। धूर्त सिंह चालाक तो है, लेकिन उनमें ईमानदारी की कमी है। गर्वेश ताकतवर तो है, लेकिन उनमें घमंड बहुत ज्यादा है। और सत्यप्रिय सच्चे तो हैं, लेकिन क्या उनमें राजा बनने की योग्यता है? यह सोच सोचकर राजा परेशान रहने लगे। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। दिन में भी मन अशांत रहता था। राजगुरु और मंत्री भी इस बात को लेकर चिंतित थे। एक दिन राजा देवराज ने अपने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु का नाम था अमरनाथ। वे बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी थे। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा। लगता है मेरा समय पूरा होने वाला है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा हूं। मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है। तीनों बेटों में से किसे राजा बनाऊं, यह समझ नहीं आ रहा। धूर्त सिंह चालाक है, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। गर्वेश ताकतवर है, लेकिन घमंडी है। और सत्यप्रिय सच्चे हैं, लेकिन क्या वे राज्य संभाल पाएंगे? राजगुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, आपकी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा गुण होता है ईमानदारी और सत्य। बिना ईमानदारी के कोई भी राजा अच्छा शासन नहीं कर सकता। राजा ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मेरे तीनों बेटों में से सच्चा कौन है? सभी मेरे सामने तो अच्छे बनकर रहते हैं। राजगुरु अमरनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसके लिए एक परीक्षा लेनी होगी। ऐसी परीक्षा जो तीनों राजकुमारों के असली चरित्र को सामने ला दे। मैं एक योजना बताता हूं। आप तीनों राजकुमारों को बुलाइए और उन्हें एक कार्य दीजिए। जो इस कार्य में सफल होगा वही राजा बनेगा। लेकिन ये कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें उनकी ईमानदारी की परीक्षा हो। राजा देवराज ने उत्सुकता से पूछा, कैसा कार्य गुरुदेव? आप ही बताइए। राजगुरु ने धीरे से कहा, महाराज, आप तीनों राजकुमारों को एक एक बीज दीजिए। उन्हें कहिए कि इस बीज को लगाकर 1 वर्ष तक इसकी देखभाल करनी है। 1 वर्ष बाद जो सबसे सुंदर और स्वस्थ पौधा लेकर आएगा वही राजा बनेगा। राजा को ये विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है गुरुदेव, लेकिन इससे उनकी ईमानदारी की परीक्षा कैसे होगी?
राजगुरु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आप जो बीज उन्हें देंगे वो साधारण बीज नहीं होगा, वो उबला हुआ बीज होगा। उबले हुए बीज से कभी कोई पौधा नहीं उगता। अब देखना यह है कि तीनों राजकुमारों में से कौन सच बोलता है और कौन झूठ का सहारा लेता है। जो सच बोलेगा कि उसका पौधा नहीं उगा वही सच्चा है, और जो झूठे पौधे लेकर आएगा वो बेईमान है। राजा देवराज की आंखों में चमक आ गई। वाह गुरुदेव, आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। ये परीक्षा तो वाकई अद्भुत है। अब मैं अपने तीनों बेटों की असलियत जान सकूंगा। अगले दिन राजा देवराज ने दरबार में घोषणा की। सभी दरबारी, मंत्री और तीनों राजकुमार उपस्थित थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्रिय पुत्रों और सभी उपस्थित जनों, सुनिए। मेरा शरीर अब कमजोर हो चुका है। मेरा समय पूरा होने वाला है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा। लेकिन राजा बनना आसान नहीं है। राजा को धैर्यवान, कुशल और सबसे बढ़कर ईमानदार होना चाहिए। इसलिए मैं अपने तीनों बेटों की एक परीक्षा लूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुकता से सुन रहे थे। धूर्त सिंह ने मन ही मन सोचा, कोई भी परीक्षा हो मैं अपनी चतुराई से जीत जाऊंगा। गर्वेश ने घमंड से मुस्कुराते हुए सोचा, मैं सबसे ताकतवर हूं तो राजा भी मैं ही बनूंगा। और सत्यप्रिय ने सरलता से सोचा, पिताजी जो भी आदेश देंगे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। राजा देवराज ने आगे कहा, मैं अपने तीनों बेटों को एक एक बीज दे रहा हूं। ये बीज बहुत ही दुर्लभ और विशेष है। तुम तीनों इस बीज को लेकर जाओ और इसे गमले में लगा दो। 1 वर्ष तक इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी है। इसे पानी देना है, धूप दिखानी है और खाद डालनी है। 1 वर्ष बाद आज के ही दिन तुम तीनों अपने अपने पौधे लेकर दरबार में आना। जिसका पौधा सबसे सुंदर, स्वस्थ और हरा भरा होगा वही कनकपुर का अगला राजा बनेगा। यह कहकर राजा ने अपने सेवक से 3 बीज मंगवाए। सेवक ने एक सुंदर चांदी की थाली में 3 बीज रखे और तीनों राजकुमारों के पास गया। तीनों राजकुमारों ने अपने अपने बीज उठा लिए और राजा को प्रणाम किया। धूर्त सिंह ने अपने बीज को देखते हुए मन ही मन सोचा, ये तो बड़ा आसान काम है, बस एक पौधा उगाना है। मैं तो बाग में सबसे सुंदर पौधा उगा दूंगा, चाहे इस बीज से उगे या ना उगे, मैं तो राजा बनकर ही रहूंगा। गर्वेश ने घमंड से सोचा, मेरा पौधा सबसे बड़ा और मजबूत होगा। मैं इसकी ऐसी देखभाल करूंगा कि सभी दंग रह जाएंगे और मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन सत्यप्रिय ने भोलेपन से सोचा, पिताजी ने जो बीज दिया है मैं इसे पूरी मेहनत और लगन से उगाऊंगा। रोज पानी दूंगा, धूप दिखाऊंगा और देखभाल करूंगा। भगवान की कृपा से जरूर अच्छा पौधा उगेगा। तीनों राजकुमार अपने अपने महल की ओर चले गए। अब शुरू हुई 1 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा और परीक्षा की यात्रा। राजकुमार धूर्त सिंह अपने कक्ष में पहुंचे। उन्होंने बीज को एक सुंदर मिट्टी के गमले में रोपा। रोज सुबह उठकर उसे पानी देते। लेकिन 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गए, 1 महीना भी बीत गया, लेकिन कोई अंकुर नहीं फूटा। धूर्त सिंह परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, ये क्या हो रहा है? इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कहीं ये बीज खराब तो नहीं है? उन्होंने अपने माली को बुलाया और पूछा, ओ माली, तू बता इस बीज में क्या समस्या है? इतने दिन हो गए लेकिन अंकुर तक नहीं फूटा। माली ने गमले को देखा और बोला, युवराज, ये बीज तो मुझे मरा हुआ लग रहा है। शायद इससे पौधा उगेगा ही नहीं। धूर्त सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने सोचा, अगर मेरे बीज से पौधा नहीं उगा तो मैं राजा कैसे बनूंगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। रात भर धूर्त सिंह सोचते रहे। सुबह उनके दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने सोचा, अगर ये बीज नहीं उगा तो क्या हुआ? मैं बाजार से वैसा ही कोई सुंदर पौधा खरीद लूंगा, इसी गमले में लगा दूंगा। पिताजी को कैसे पता चलेगा कि ये पौधा बीज से उगा है या खरीदा हुआ है? मुझे तो बस राजा बनना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर धूर्त सिंह अपनी चिंता भूल गए और रोज की तरह बाकी कामों में व्यस्त हो गए। उन्होंने सोच लिया था कि समय आने पर बाजार से एक शानदार पौधा खरीदकर दरबार में ले जाएंगे। उन्हें अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था।
इधर राजकुमार गर्वेश भी अपने कक्ष में बीज रोपकर उसकी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वे सबसे अच्छे माली को बुलाएंगे और उससे सबसे बड़ा पौधा उगवाएंगे। उन्होंने महल के सबसे अनुभवी माली को बुलाया और आदेश दिया, सुन माली, मुझे इस बीज से सबसे बड़ा और सबसे सुंदर पौधा चाहिए। तो रोज इसकी देखभाल करना, सबसे अच्छी खाद डालना, सबसे अच्छा पानी देना। अगर ये पौधा अच्छा नहीं उगा तो मैं तुझे दंड दूंगा। माली डर गया और बोला, जी युवराज, जैसा आप कहेंगे। माली रोज आकर गमले में पानी देता, खाद डालता और धूप दिखाता। लेकिन 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। माली परेशान हो गया। उसने गर्वेश से कहा, युवराज मुझे माफ करें, लेकिन ये बीज उग ही नहीं रहा। शायद ये खराब है। गर्वेश को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने माली को डांटते हुए कहा, तू निकम्मा है, तुझे पौधा उगाना भी नहीं आता। चल भाग यहाँ से, मैं खुद देखभाल करूंगा। माली डरते हुए वहां से चला गया। अब गर्वेश खुद पौधे की देखभाल करने लगे। वे रोज सुबह उठकर गमले को देखते, उसमें पानी डालते, धूप दिखाते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। 3 महीने बीत गए, लेकिन एक भी अंकुर नहीं फूटा। दरवेश अब चिंतित होने लगे। उन्होंने सोचा, ये बीज तो उग ही नहीं रहा। अगर मैं खाली गमला लेकर गया तो सब हंसेंगे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। एक दिन गर्वेश राजमहल के बगीचे में घूम रहे थे। वहां उन्हें बहुत सुंदर सुंदर पौधे दिखे। उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इन्हीं में से कोई पौधा अपने गमले में लगा दूं। फिर मैं कह दूंगा कि यही मेरा पौधा है। ये सोचकर उन्होंने अपने मन को शांत किया और सोच लिया कि समय आने पर वे भी बगीचे से एक सुंदर पौधा अपने गमले में लगा देंगे। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार सत्यप्रिय की स्थिति अलग थी। उन्होंने भी अपने बीज को बड़े प्यार से एक सुंदर मिट्टी के गमले में रोपा। रोज सुबह उठकर वे खुद उस गमले में पानी देते, उसे धूप दिखाते, शाम को उसकी मिट्टी को ढीला करते। वे रोज भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, मेरे पिताजी ने जो बीज दिया है वो जरूर उगे। मैं पूरी मेहनत से इसकी देखभाल कर रहा हूँ। कृपा करके इसमें अंकुर फूटने दीजिए। लेकिन 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गए, 1 महीना बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सत्यप्रिय चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, शायद मुझसे कुछ गलती हो रही है। उन्होंने महल के माली को बुलाया और विनम्रता से पूछा, माली काका, आप तो बहुत अनुभवी हैं। कृपा करके बताइए कि मुझसे क्या गलती हो रही है। मैं रोज पानी दे रहा हूँ, फिर भी ये बीज नहीं उग रहा। माली ने गमले को ध्यान से देखा, मिट्टी को छुआ, फिर बोला, युवराज, आप कोई गलती नहीं कर रहे। आप तो बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बीज ही कुछ अजीब है। शायद ये उगने वाला नहीं है। सत्यप्रिय ने दुखी होकर कहा, लेकिन काका, फिर मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा है कि 1 वर्ष बाद पौधा लेकर आना है। माली ने समझाते हुए कहा, युवराज, आप चिंता मत कीजिए, आप रोज इसमें पानी देते रहिए, शायद कभी अंकुर फूट जाए। सत्यप्रिय ने हाँ में सिर हिलाया और फिर से मेहनत से गमले की देखभाल करने लगे। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो सत्यप्रिय बहुत दुखी हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने सोचा, शायद मेरे भाग्य में राजा बनना नहीं लिखा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोज उस गमले में पानी देते रहे, रोज धूप दिखाते रहे, रोज प्रार्थना करते रहे। 9 महीने बीत गए। अब पूरे महल में चर्चा होने लगी कि तीनों राजकुमारों के पौधे कैसे हैं। कुछ सेवक कहते, मैंने सुना है कि बड़े युवराज धूर्त सिंह का पौधा बहुत सुंदर है। कुछ कहते, नहीं, मझले युवराज गर्वेश का पौधा सबसे बड़ा है। लेकिन जब छोटे युवराज सत्यप्रिय की बात आती तो सब चुप हो जाते। किसी ने उनका पौधा नहीं देखा था। कुछ दासियां आपस में फुसफुसाती, सुना है छोटे युवराज का पौधा अभी तक उगा ही नहीं। बेचारे कितना दुखी रहते हैं। एक बुजुर्ग सेवक ने कहा, लेकिन छोटे युवराज सबसे अच्छे हैं। वे सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रोज खुद पानी देते हैं, किसी माली को नहीं बुलाते। दूसरा सेवक बोला, हाँ, लेकिन राजा बनने के लिए मेहनत काफी नहीं होती।
नतीजा भी चाहिए। अगर पौधा ही नहीं उगा तो वे राजा कैसे बनेंगे? 10 महीने बीत चुके थे। अब सिर्फ 2 महीने बाकी थे। धूर्त सिंह ने सोचा कि अब समय आ गया है। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवक को बुलाया और चुपके से कहा, सुन, तू कल सुबह बाजार जा। वहां सबसे अच्छे पौधे की दुकान पर जाना। सबसे सुंदर, हरा भरा और स्वस्थ पौधा खरीद कर लाना। लेकिन ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो चुपचाप जाना और चुपचाप वापस आना। सेवक ने हाँ में सिर हिलाया और अगले दिन सुबह सुबह बाजार चला गया। बाजार में उसने एक बहुत ही सुंदर पौधा देखा। उसकी पत्तियां चमकदार थी, तना मजबूत था, फूल खिले हुए थे। सेवक ने दुकानदार से पूछा, यह पौधा कितने का है? दुकानदार बोला, यह तो बहुत दुर्लभ पौधा है। इसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं है। सेवक ने बिना सोचे समझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और पौधा खरीद लिया। सेवक पौधा लेकर महल वापस आया। धूर्त सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने उस पौधे को देखा और मन ही मन सोचा, वाह, ये तो वाकई बहुत सुंदर है। अब मैं इसे अपने उस गमले में लगा दूंगा जिसमें पिताजी का बीज था। फिर कौन जानेगा कि ये खरीदा हुआ है। धूर्त सिंह ने अपने कक्ष में जाकर उस पुराने गमले से सूखी मिट्टी निकाली, फिर नई मिट्टी डाली और उसमें वो खरीदा हुआ पौधा लगा दिया। पौधा इतना सुंदर लग रहा था कि कोई भी कह सकता था कि ये बहुत अच्छी देखभाल से उगाया गया है। धूर्त सिंह मुस्कुराए और बोले, अब तो राजगद्दी मेरी ही है। मेरा पौधा सबसे सुंदर है। पिताजी को तो मुझे ही राजा बनाना पड़ेगा। वे रोज उस पौधे को पानी देते, उसकी पत्तियों को साफ करते, ताकि दरबार में जाते समय वह और भी चमकदार लगे। इधर राजकुमार गर्वेश भी अपनी तैयारी में लगे थे। उन्होंने भी सोच लिया था कि अब बस कुछ ही समय बचा है। एक रात वे चुपके से राजमहल के बगीचे में गए। वहां उन्होंने सबसे सुंदर और सबसे बड़ा पौधा देखा। वह पौधा लगभग 4 फुट ऊंचा था। उसमें लाल रंग के सुंदर फूल खिले हुए थे। पत्तियां गहरे हरे रंग की थी। दरवेश ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी से उस पौधे को जड़ से उखाड़ा और अपने कक्ष में ले आए। फिर उन्होंने अपने उस गमले में वो पौधा लगा दिया। पौधा इतना बड़ा था कि गमला छोटा पड़ रहा था। दरवेश ने एक और बड़ा गमला मंगवाया और उसमें पौधा लगाया। अब पौधा और भी शानदार लग रहा था। दरवेश घमंड से हंसे और बोले, मेरा पौधा सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। यह तो साफ दिख रहा है कि मैं ही राजा बनने के योग्य हूं। उन्होंने अपने दिल में सोचा कि अब दरबार में सब मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन सत्यप्रिय की स्थिति बिल्कुल अलग थी। 11 महीने बीत चुके थे। अब सिर्फ 1 महीना बाकी था। लेकिन उनके गमले में अभी तक एक भी अंकुर नहीं फूटा था। गमले में बस सूखी मिट्टी दिख रही थी। सत्यप्रिय बहुत दुखी थे। वे रोज उस गमले के पास बैठते और सोचते कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई। मैंने तो पूरी मेहनत की, रोज पानी दिया, धूप दिखाई, प्रार्थना की, फिर भी ये बीज नहीं उगा। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी बाजार से कोई पौधा खरीद लूं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, ये तो गलत होगा। पिताजी ने जो बीज दिया था वही बीज उगाना था। अगर मैं दूसरा पौधा लेकर गया तो ये झूठ होगा, और झूठ तो सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने अपने मन को समझाया और सोचा कि चाहे जो हो जाए, मैं सच ही बोलूंगा। अगर मेरा पौधा नहीं उगा तो नहीं उगा, मैं यही कह दूंगा। दिन बीतते गए। अब आखिरी सप्ताह आ गया। महल में हर तरफ चर्चा हो रही थी। सेवक, दासियां, मंत्री, सिपाही सब बात कर रहे थे। एक दासी ने कहा, सुना है बड़े युवराज का पौधा बहुत सुंदर है। मैंने खुद देखा है, इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं। दूसरी दासी बोली, लेकिन मझले युवराज का पौधा तो और भी बड़ा है, लगभग 4 फुट ऊंचा। इतना बड़ा पौधा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तीसरी दासी ने दुखी होकर कहा, लेकिन बेचारे छोटे युवराज, उनका पौधा तो उगा ही नहीं। मैंने सुना है कि वे बहुत परेशान हैं, रोज उस खाली गमले के पास बैठे रहते हैं। पहली दासी ने कहा, अरे तो क्या हुआ, वे इतने भोले हैं, शायद उन्हें पौधा उगाना ही नहीं आता।
राजा बनने के लिए सिर्फ अच्छा दिल काफी नहीं होता, योग्यता भी चाहिए। एक बूढ़ा मंत्री जो ये सब सुन रहा था बोला, लेकिन मुझे तो छोटे युवराज सबसे अच्छे लगते हैं। वे ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, प्रजा से प्यार करते हैं। दूसरा मंत्री बोला, हाँ ये तो सही है, लेकिन अगर पौधा ही नहीं होगा तो राजा कैसे चुना जाएगा? ये तो राजा देवराज ने शर्त रखी थी कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही राजा बनेगा। पहला मंत्री ने गंभीरता से कहा, देखो भाई, मुझे तो लगता है कि इस परीक्षा में कुछ गहरी बात है। राजा देवराज और राजगुरु अमरनाथ दोनों बहुत बुद्धिमान हैं। वे ऐसे ही कोई परीक्षा नहीं लेंगे, जरूर कुछ रहस्य है। दूसरा मंत्री बोला, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब बस कुछ ही दिन बाकी है, फिर सब पता चल जाएगा। राजमहल के बाहर प्रजा में भी चर्चा हो रही थी। बाजार में दुकानदार आपस में बातें कर रहे थे। एक दुकानदार बोला, मैंने सुना है कि परसों दरबार में तीनों राजकुमार अपने पौधे लेकर आएंगे। फिर राजा तय करेंगे कि अगला राजा कौन बनेगा। दूसरा दुकानदार बोला, हाँ मुझे तो बड़े युवराज धूर्त सिंह पसंद है, वे बहुत चतुर हैं। तीसरा दुकानदार बोला, नहीं, मुझे तो मझले युवराज गर्वेश पसंद है, वे बहुत ताकतवर है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो चुपचाप सब सुन रहा था बोला, लेकिन बच्चों, मुझे तो छोटे युवराज सत्यप्रिय सबसे अच्छे लगते हैं, वे सबसे सच्चे और ईमानदार हैं। एक जवान आदमी हंसकर बोला, अरे बाबा, राजा बनने के लिए सच्चाई काफी नहीं होती, योग्यता भी चाहिए, और उनका पौधा तो उगा ही नहीं। बुजुर्ग व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, बेटा, राजा बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता होती है ईमानदारी। बाकी सब गुण तो बाद में सीखे जा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी या तो होती है या नहीं होती। आखिरकार वह दिन आ गया। 1 वर्ष पूरा हो चुका था। आज दरबार में तीनों राजकुमारों को अपने पौधे लेकर आना था। सुबह से ही राजमहल में चहल पहल थी। सेवक दरबार को सजा रहे थे, फूलों की मालाएं लगाई जा रही थी। राजा देवराज के सिंहासन के पास एक विशेष मंच तैयार किया गया था, जहां तीनों राजकुमार अपने पौधे रखेंगे। सभी मंत्री, सेनापति, राजगुरु और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। प्रजा के कुछ प्रतिनिधि भी दरबार में उपस्थित थे। सबकी आंखें दरबार के मुख्य द्वार पर टिकी थी। सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि कब तीनों राजकुमार आएंगे। पहले आए राजकुमार धूर्त सिंह। वे अपने हाथों में एक बहुत ही सुंदर गमला लेकर आए। गमले में एक बेहद खूबसूरत पौधा था। पौधे की पत्तियां चमकदार हरी थी, उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पौधा इतना स्वस्थ दिख रहा था कि सब देखते रह गए। धूर्त सिंह मुस्कुराते हुए दरबार में आए और अपना गमला मंच पर रख दिया। फिर उन्होंने राजा को प्रणाम किया। सभी दरबारी फुसफुसाने लगे, वाह क्या सुंदर पौधा है, बड़े युवराज ने तो कमाल कर दिया, देखो कितने सुंदर फूल हैं। एक मंत्री ने दूसरे से कहा, लगता है बड़े युवराज ही राजा बनेंगे। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये पौधा तो वाकई बेजोड़ है। धूर्त सिंह घमंड से मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब तो राजगद्दी उनकी ही है। थोड़ी देर बाद राजकुमार गर्वेश आए। वे एक बहुत बड़ा गमला लेकर आए। गमला इतना बड़ा था कि उन्हें उठाने में मेहनत हो रही थी। उन्होंने 2 सेवकों को साथ लिया था जो गमला उठाने में मदद कर रहे थे। गमले में एक विशाल पौधा था। पौधा लगभग 4 फुट ऊंचा था। उसकी पत्तियां बड़ी और गहरे हरे रंग की थी। उसमें बड़े बड़े लाल फूल खिले हुए थे। पौधा इतना बड़ा और मजबूत दिख रहा था कि सब आश्चर्य में पड़ गए। गर्वेश ने घमंड से मुस्कुराते हुए अपना गमला मंच पर रखा। फिर उन्होंने राजा को प्रणाम किया। दरबारी फिर से फुसफुसाने लगे, अरे ये तो और भी बड़ा पौधा है, मझले युवराज का पौधा तो बड़े युवराज से भी बेहतर है। एक मंत्री बोला, नहीं भाई, बड़े युवराज का पौधा ज्यादा सुंदर है, लेकिन मझले युवराज का पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत है। अब तो मुश्किल हो गई, कौन सा पौधा बेहतर है ये तय करना मुश्किल है। गर्वेश अपनी जगह पर खड़े होकर घमंड से सबको देख रहे थे। अब सबकी नजरें दरबार के दरवाजे पर थी। सब इंतजार कर रहे थे कि छोटे राजकुमार सत्यप्रिय कब आएंगे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि शायद वे आएंगे ही नहीं, उनका पौधा तो उगा ही नहीं।
वे शर्म के मारे नहीं आएंगे। लेकिन तभी दरबार का दरवाजा खुला। सत्यप्रिय धीरे धीरे अंदर आए। उनके हाथों में एक छोटा सा गमला था, लेकिन उस गमले में कोई पौधा नहीं था। गमले में बस सूखी मिट्टी थी। सत्यप्रिय का सिर झुका हुआ था। उनकी आंखों में आंसू थे। वे धीरे धीरे चलते हुए मंच की तरफ बढ़े। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब चुपचाप देख रहे थे। कुछ लोग हंसने लगे। कुछ लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। एक दरबारी बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि छोटे युवराज का पौधा नहीं होगा। दूसरा बोला, अरे वे तो खाली गमला लेकर आ गए। ये भी कोई बात हुई। अब तो साफ है कि या तो बड़े युवराज राजा बनेंगे या मझले युवराज। सत्यप्रिय ने अपना खाली गमला मंच पर रखा। फिर उन्होंने राजा को प्रणाम किया। उनके गाल गीले थे। वे रो रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पूरी मेहनत की, रोज पानी दिया, रोज धूप दिखाई, रोज प्रार्थना की, लेकिन फिर भी मेरा बीज नहीं उगा। मैं जानता हूं कि मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैं बाजार से पौधा खरीद कर ला सकता था, या किसी और जगह से पौधा उखाड़ कर ला सकता था, लेकिन ये गलत होता। आपने जो बीज दिया था वही बीज मुझे उगाना था, और वह बीज नहीं उगा। इसलिए मैं खाली गमला लेकर आया हूं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। यह कहकर सत्यप्रिय फूट फूट कर रोने लगे। पूरा दरबार उनकी बात सुन रहा था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन धूर्त सिंह और गर्वेश मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब तो राजगद्दी उनमें से किसी एक की ही है। राजा देवराज अपने सिंहासन पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनके बगल में राजगुरु अमरनाथ खड़े थे। राजा ने धीरे से राजगुरु की तरफ देखा। राजगुरु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। राजा ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर कमजोर था। दो सेवकों ने उन्हें सहारा दिया। राजा धीरे धीरे उठे और मंच की तरफ बढ़े। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। सब सोच रहे थे कि अब राजा क्या फैसला सुनाएंगे। राजा पहले धूर्त सिंह के पौधे के पास गए। उन्होंने पौधे को देखा, फूलों को छुआ। फिर वे गर्वेश के पौधे के पास गए। उन्होंने उस बड़े पौधे को भी देखा, पत्तियों को छुआ। फिर वे सत्यप्रिय के खाली गमले के पास आए। उन्होंने गमले को उठाया, मिट्टी को छुआ। फिर वे सत्यप्रिय के पास गए और उनके सिर पर हाथ रखा। राजा देवराज की आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्यार से सत्यप्रिय को गले लगाया। फिर उन्होंने पूरे दरबार की तरफ मुड़कर कहा, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मंत्रियों, सेनापतियों और सभी उपस्थित लोगों, सुनिए। आज मैं अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने जा रहा हूं। कनकपुर का अगला राजा होगा मेरा सबसे छोटा बेटा राजकुमार सत्यप्रिय। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। धूर्त सिंह और गर्वेश के चेहरे पर गुस्सा और आश्चर्य था। धूर्त सिंह बोले, लेकिन पिताजी, ये कैसे हो सकता है? उनका पौधा तो उगा ही नहीं। आपने खुद कहा था कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही राजा बनेगा। गर्वेश भी गुस्से से बोले, हाँ पिताजी, ये तो अन्याय है। हमारे पौधे इतने सुंदर और बड़े हैं, और आप उसे राजा बना रहे हैं जिसका पौधा उगा ही नहीं। राजा देवराज ने अपना हाथ उठाया। पूरा दरबार फिर से शांत हो गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, धैर्य रखो मेरे बेटो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं। जो बीज मैंने तुम तीनों को दिए थे वे साधारण बीज नहीं थे। वे उबले हुए बीज थे। उबले हुए बीज से कभी कोई पौधा नहीं उगता। ये असंभव है। मैंने यह परीक्षा तुम तीनों की ईमानदारी जांचने के लिए ली थी। मैं देखना चाहता था कि तुम में से कौन सच बोलता है और कौन झूठ का सहारा लेता है। धूर्त सिंह, तुमने बाजार से पौधा खरीदकर अपने गमले में लगा लिया। गर्वेश, तुमने राजमहल के बगीचे से पौधा उखाड़कर अपने गमले में लगा लिया। लेकिन सत्यप्रिय, तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया। तुमने सच बोल दिया कि तुम्हारा बीज नहीं उगा। यही सच्चाई मुझे चाहिए थी।
यही ईमानदारी एक राजा में होनी चाहिए। पूरा दरबार सन्नाटे में था। सबको अब समझ आ गया कि ये परीक्षा क्या थी। धूर्त सिंह और गर्वेश के चेहरे शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने आगे कहा, मेरे बेटों, तुम दोनों में भी बहुत अच्छे गुण हैं। धूर्त सिंह, तुम बहुत चतुर हो। समस्याओं का हल निकालना तुम्हें आता है। और गर्वेश, तुम बहुत बलवान हो। युद्ध कला में तुम निपुण हो। लेकिन तुम दोनों में एक बहुत बड़ी कमी है। तुम्हें ईमानदारी की कमी है। एक राजा चाहे कितना भी चतुर हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर वह ईमानदार नहीं है तो वो अच्छा राजा नहीं बन सकता। प्रजा का विश्वास जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी। बिना ईमानदारी के कोई भी राज्य लंबे समय तक नहीं चल सकता। धूर्त सिंह ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपनी चतुराई पर इतना घमंड हो गया था कि मैं सही गलत का फर्क भूल गया। मैं समझ गया हूं कि ईमानदारी से बड़ी कोई चतुराई नहीं होती। गर्वेश भी आगे बढ़े और बोले, पिताजी, मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि मैं भूल गया कि असली ताकत तो चरित्र में होती है। मैं समझ गया हूं कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दोनों भाइयों ने सत्यप्रिय की तरफ देखा। सत्यप्रिय अभी भी रो रहे थे, लेकिन अब ये खुशी के आंसू थे। धूर्त सिंह और गर्वेश ने अपने छोटे भाई को गले लगाया। धूर्त सिंह ने कहा, भाई, हम दोनों को तुम पर बहुत गर्व है। हम तुम्हें मूर्ख समझते थे, लेकिन असल में मूर्ख तो हम थे। तुम सच्चे हीरे हो। गर्वेश ने भी कहा, हाँ भाई, तुम सबसे योग्य हो। तुम ही इस राज्य के राजा बनने के हकदार हो। हम दोनों हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। सत्यप्रिय ने अपने दोनों भाइयों को गले लगाया और बोले, भैया, आप दोनों मुझसे बड़े हैं। आप दोनों में बहुत गुण हैं। मुझे आप दोनों की जरूरत है। धूर्त सिंह भैया, आप मेरे मंत्री बनिए। आपकी बुद्धि से राज्य की समस्याओं का हल निकलेगा। और गर्वेश भैया, आप मेरे सेनापति बनिए। आपकी ताकत से राज्य की रक्षा होगी। हम तीनों मिलकर इस राज्य को और भी समृद्ध बनाएंगे। राजा देवराज की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने तीनों बेटों को एक साथ गले लगाया। फिर उन्होंने कहा, मेरे बेटों, आज मेरा दिल बहुत खुश है। मुझे एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी ये है कि तुम तीनों ने एक दूसरे को समझा। तुम तीनों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। यही असली ताकत है। जब भाई भाई मिलकर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। सत्यप्रिय, तुम राजा बनोगे, लेकिन याद रखना कि ईमानदारी के साथ साथ बुद्धि और ताकत भी जरूरी है। अपने भाइयों की मदद लेना, उनकी सलाह सुनना और हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचना। राजगुरु अमरनाथ आगे बढ़े और बोले, महाराज, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। ये परीक्षा वाकई अद्भुत थी। आज सबको एक बहुत बड़ी सीख मिली है। ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं। झूठ से मिली सफलता कभी टिकती नहीं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। पूरे दरबार में तालियां बजने लगी। सभी दरबारी, मंत्री, सेनापति खुशी से नाच उठे। प्रजा के प्रतिनिधि भी खुश थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, धन्य हो राजा देवराज, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। सत्यप्रिय सबसे योग्य है। वे सच्चे हैं, ईमानदार हैं। वे हमारी प्रजा का ख्याल रखेंगे। दूसरे ने कहा, हाँ, और अब तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। धूर्त सिंह की बुद्धि, गर्वेश की ताकत और सत्यप्रिय की ईमानदारी, इससे बेहतर संयोग और क्या हो सकता है। राजमहल में खुशी का माहौल था। सेवक मिठाइयां बांट रहे थे, ढोल बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था। पूरा कनकपुर खुशी से झूम उठा। अगले दिन राजा देवराज ने सत्यप्रिय का राज्याभिषेक करने का फैसला किया। लेकिन सत्यप्रिय ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। कृपा करके आप अभी कुछ समय और राज्य संभालिए। मैं आपके साथ रहकर राज्य चलाना सीखूंगा। धूर्त सिंह भैया से बुद्धि सीखूंगा, गर्वेश भैया से ताकत सीखूंगा और आपसे और राजगुरु जी से ज्ञान सीखूंगा। जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तभी राजा बनूंगा।
राजा देवराज की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी ये विनम्रता तुम्हें और भी बड़ा बनाती है। जो व्यक्ति ये समझता है कि उसे अभी सीखना है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जो घमंड से भर जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। तुम सही कह रहे हो। तुम कुछ समय अपने भाइयों और मुझसे सीखो, फिर जब समय आएगा तुम राजा बनोगे। इस तरह अगले कुछ महीने बीते। सत्यप्रिय रोज अपने पिता के साथ दरबार में बैठते, प्रजा की समस्याएं सुनते, न्याय करना सीखते। धूर्त सिंह उन्हें राजनीति और कूटनीति सिखाते, कब किस तरह का फैसला लेना चाहिए ये समझाते। गर्वेश उन्हें युद्ध कला सिखाते, तलवार चलाना, घोड़े की सवारी करना, सेना को संभालना सब सिखाते। राजगुरु अमरनाथ उन्हें धर्म और नीति की शिक्षा देते, वेद पुराण पढ़ाते, जीवन के गहरे रहस्य समझाते। सत्यप्रिय बहुत मेहनत से सब कुछ सीख रहे थे। वे जानते थे कि राजा बनना आसान नहीं है। राजा को हर विषय में निपुण होना चाहिए। उन्हें यह भी एहसास था कि उनके दोनों भाई उनसे ज्यादा अनुभवी हैं, इसलिए वे उनसे विनम्रता से सीख रहे थे। एक दिन एक बड़ी समस्या आई। पड़ोसी राज्य के राजा ने कनकपुर पर हमला करने की धमकी दी। उस राजा का नाम था दुर्योधन। वो बहुत क्रूर और अत्याचारी था। उसने संदेश भेजा कि या तो कनकपुर आत्मसमर्पण कर दे या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा देवराज बहुत चिंतित हो गए। उनका शरीर अब इतना कमजोर हो चुका था कि वे युद्ध नहीं कर सकते थे। उन्होंने दरबार बुलाया। तीनों राजकुमार, सभी मंत्री और सेनापति उपस्थित थे। राजा ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए या युद्ध करना चाहिए? गर्वेश गुस्से से बोले, पिताजी, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। मैं अपनी पूरी सेना लेकर दुर्योधन से युद्ध करूंगा। हम उसे हरा देंगे। धूर्त सिंह ने समझदारी से कहा, भैया थोड़ा धैर्य रखो। दुर्योधन बहुत ताकतवर है। उसकी सेना हमारी सेना से दोगुनी है। अगर हम सीधे युद्ध करेंगे तो हार सकते हैं। हमें कोई चालाकी से काम लेना होगा। सत्यप्रिय चुपचाप सब सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, पिताजी, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? राजा ने कहा, हाँ बेटा, जरूर बोलो। सत्यप्रिय बोले, मैंने सुना है कि दुर्योधन को धन का बहुत लोभ है। वो बहुत लालची है। क्यों ना हम उसे संधि का प्रस्ताव भेजें। हम उसे कुछ धन देने का वादा करें। बदले में वो हम पर हमला ना करे। इससे हमें युद्ध से बचने का मौका मिलेगा और हमारी प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। धूर्त सिंह ने खुश होकर कहा, वाह सत्यप्रिय, ये तो बहुत अच्छा विचार है। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अगर हमने उसे एक बार धन दिया तो वो बार बार मांगता रहेगा। सत्यप्रिय ने कहा, हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। इसलिए हम उसे एक शर्त रखेंगे। हम उसे धन देंगे, लेकिन बदले में वो हमारे साथ व्यापार करेगा। इससे दोनों राज्यों को फायदा होगा और आगे चलकर हम दोस्त बन जाएंगे। राजा देवराज को ये विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया। युद्ध से बचना हमेशा बेहतर होता है। अगर हम बिना खून खराबे के समस्या हल कर सकते हैं तो यही सबसे अच्छा रास्ता है। गर्वेश थोड़े नाराज थे। उन्होंने कहा, लेकिन पिताजी, अगर हम हर बार पैसे देकर दुश्मन को खुश करेंगे तो हमारी कमजोरी दिखेगी। सत्यप्रिय ने शांति से समझाया, भैया, हम पैसे देकर दुश्मन को खुश नहीं कर रहे। हम व्यापार का प्रस्ताव दे रहे हैं। इससे दोनों राज्यों को फायदा होगा और अगर फिर भी दुर्योधन ने हमला किया तो हम युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन पहले शांति का रास्ता आजमाना चाहिए। गर्वेश को बात समझ आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है सत्यप्रिय, तुम सही कह रहे हो। हम पहले शांति का प्रयास करते हैं। राजा देवराज ने एक दूत भेजा दुर्योधन के पास। दूत ने संधि का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन को यह प्रस्ताव पसंद आया। उसे धन का लालच तो था ही, साथ ही व्यापार से भी उसे फायदा दिखा। उसने संधि स्वीकार कर ली। इस तरह बिना युद्ध के समस्या हल हो गई। कनकपुर की प्रजा बहुत खुश हुई। सब सत्यप्रिय की तारीफ करने लगे। राजा देवराज ने खुश होकर कहा, बेटा, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम एक योग्य राजा बन सकते हो। तुमने बुद्धि से काम लिया, शांति का रास्ता चुना
और सबकी भलाई के बारे में सोचा। यही एक अच्छे राजा के गुण है। धूर्त सिंह और गर्वेश भी अपने छोटे भाई पर गर्व महसूस कर रहे थे। धूर्त सिंह ने कहा, सत्यप्रिय, तुमने मुझसे बुद्धि से काम लेना सीख लिया। गर्वेश ने कहा, और तुमने ये भी सीख लिया कि कब लड़ना है और कब शांति बनानी है। अब तुम पूरी तरह तैयार हो। कुछ दिनों बाद राजा देवराज ने फिर से दरबार बुलाया। इस बार उन्होंने घोषणा की, मेरे प्रिय प्रजाजनों, आज मैं अपने बेटे सत्यप्रिय का राज्याभिषेक करने जा रहा हूं। अब वे पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने अपने भाइयों से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझसे और राजगुरु जी से भी बहुत कुछ सीखा है। अब समय आ गया है कि वे कनकपुर के राजा बने। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने तालियां बजाई। राजगुरु अमरनाथ ने सत्यप्रिय का राज्याभिषेक किया। उनके सिर पर मुकुट रखा, उन्हें सिंहासन पर बिठाया। धूर्त सिंह और गर्वेश ने अपने छोटे भाई को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। राजा देवराज की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम राजा हो। लेकिन याद रखना कि राजा होना सिर्फ ताज पहनना नहीं है। राजा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचना है, हमेशा सच बोलना है, हमेशा ईमानदारी से काम करना है और हमेशा अपने भाइयों की सलाह सुननी है। राजा सत्यप्रिय ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा ईमानदारी से राज्य चलाऊंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचूंगा और मैं अपने भाइयों की सलाह जरूर लूंगा। मैं अकेला नहीं हूं। हम तीनों भाई मिलकर इस राज्य को स्वर्ग बना देंगे। धूर्त सिंह ने कहा, हाँ भैया, मैं तुम्हारा मंत्री हूं। मैं हमेशा तुम्हें सही सलाह दूंगा। गर्वेश ने कहा, और मैं तुम्हारा सेनापति हूं। मैं हमेशा राज्य की रक्षा करूंगा। कोई भी दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। राजगुरु अमरनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आप तीनों को मेरा आशीर्वाद है। आप तीनों मिलकर इस राज्य को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। ईमानदारी, बुद्धि और ताकत जब एक साथ आ जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। उसके बाद के वर्षों में कनकपुर बहुत समृद्ध हुआ। राजा सत्यप्रिय ने हमेशा ईमानदारी से राज्य चलाया। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। धूर्त सिंह ने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने राज्य की समस्याओं को सुलझाया, व्यापार बढ़ाया, अन्य राज्यों से अच्छे संबंध बनाए। गर्वेश ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने सेना को मजबूत बनाया, राज्य की सीमाओं की रक्षा की, लेकिन कभी किसी पर अनावश्यक हमला नहीं किया। तीनों भाई मिलकर काम करते थे, आपस में प्यार करते थे, एक दूसरे की सलाह सुनते थे। इसी कारण कनकपुर बहुत शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ आते और कहते कि ये तो स्वर्ग जैसा राज्य है। यहाँ न्याय है, शांति है, समृद्धि है और सबसे बढ़कर प्रेम है। कुछ वर्षों बाद राजा देवराज का देहांत हो गया। तीनों भाई बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने पिता की शिक्षाओं को हमेशा याद रखा। वे हमेशा याद रखते थे कि उनके पिता ने उन्हें क्या सिखाया था। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। झूठ से मिली सफलता कभी टिकती नहीं और भाइयों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। राजा सत्यप्रिय ने अपने पिता की याद में एक सुंदर मंदिर बनवाया। उस मंदिर में एक विशेष जगह पर 3 गमले रखे गए। एक गमले में सुंदर फूलों वाला पौधा था जो चतुराई का प्रतीक था। दूसरे गमले में बड़ा और मजबूत पौधा था जो ताकत का प्रतीक था और तीसरे गमले में सिर्फ मिट्टी थी जो ईमानदारी का प्रतीक था। हर साल उस दिन जब राजा देवराज ने परीक्षा ली थी, एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव को सत्य पर्व कहा जाता था। इस दिन पूरे राज्य में ईमानदारी के महत्व के बारे में बताया जाता था। दोस्तों, इस तरह ये कहानी समाप्त होती है।